आईपीसी भाई चल रहा था, और आईपीसी में आपका फिर एक बार बताया जाए, सेक्शन इधर से याद करना है और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपका बनता है। इधर आपका 22 से याद करना ज़्यादा शुरू करिएगा, फिर हम बता दें। बात ना करिए भाई, अब रखिए बैग, पढ़िए। देखिए आपका, फिर आपका 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति परिभाषित की गई हैं। तो दो अपराध याद रखना है जो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के ही विषय में हो सकता है, वह चोरी है और आपराधिक दुर्विनियोग। पिछली बार ये क्वेश्चन बना था कि आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो सकता है चल संपत्ति के प्रति, अचल के प्रति, दोनों के प्रति, इनमें से कोई नहीं। पिछली बार का एक क्वेश्चन है, तो केवल चल के प्रति। चोरी भी कई लोग गलत मार कर आ जाते हैं। चोरी भी किस संपत्ति की केवल हो सकती है? मूवेबल, अचल की नहीं। चोरी का प्रयास हो सकता है, जैसे कि पेड़ वाला मैं कल उदाहरण बताया था कि एक व्यक्ति पेड़ को ले जाने के इरादे से, इरादा महत्वपूर्ण है, नुकसान पहुंचाने का इरादा हो तो चोरी नहीं, रिश्ती, ले जाने के इरादे से पेड़ को काट रहा था। आधा काटा तब तक मालिक आ गए, छोड़कर भाग गया, तो ये चोरी तो नहीं हुई, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरी तरह अलग जमीन से नहीं किया। लेकिन चोरी का प्रयास हुआ, यानी कि आपका 511 में मामला जाएगा आईपीसी की धारा, अटेम्प्ट। इसके बाद आपका धारा 23 बताया गया। चार शब्दों को याद रखिएगा, रांगफुल गेन, रांगफुल लॉस, और कब रांगफुल गेन प्राप्त किया है, कब रांगफुल लॉस हुआ है। ये चार शब्द 23 में। फिर 24 से क्वेश्चन बनता है डिसऑनेस्टली या बेईमानी से। तो बेईमानी में याद रखिए सदोष लाभ या सदोष हानि, यानी कि दोनों आवश्यक नहीं है। अगर अगर केवल सदोष हानि हुई है तब भी बेईमानी, और अगर केवल सदोष या गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है तब भी बेईमानी। तो भाई बेईमानी के लिए क्या आवश्यक है? दोनों का एक साथ होना कि कोई एक होना, कोई एक होना। और केस बताया गया था केन मेहरा का। पिछली बार का क्वेश्चन है, अगर संपत्ति किसी के पजेशन या आधिपत्य या कब्जे में थी और संपत्ति हटाते समय ही अभियुक्त का इरादा बेईमानी का था, तो ये चोरी मारेंगे। और अगर संपत्ति किसी के पजेशन में है, संपत्ति हटाते समय इरादा बेईमानी का नहीं है, बाद में बेईमानी का होता है, तब इसे हम मानेंगे आपराधिक दुर्विनियोग 403। कल बताया गया था। फिर जे का क्वेश्चन आया, जे में आपका पूछा गया था कि आपराधिक दुर्विनियोग में पश्चातवर्त कौन सा आपका बेईमानी का आशय होता है? पूर्ववर्ती, पश्चातवर्ती, कपटपूर्ण आशय, इनमें से कोई नहीं। तो आपराधिक दुर्विनियोग 2403 है, उसमें सब्सिक्वेंट आपका मारेंगे डिसऑनेस्टली कब होती हैं? पश्चातवर्ती, मैंने संपत्ति हटाने के बाद। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है, वो देख लिया जाए। वह क्वेश्चन आपका बनता है, ये एक मालिक है, अपने नौकर को कुछ रद्दी कागज देता है, कहता है कि ले जाकर फेंक दो, यानी कि ले जाकर इसको आपका, मैंने कह सकते हैं कूड़ेदान में फेंक दो। नौकर उस कागज को आपका कबाड़ी को बेच देता है, पैसा बना लेता है। नौकर ने कोई अपराध किया कि नहीं? नहीं किया, क्योंकि मालिक ने उस रद्दी पर से अपना कब्जा अब क्या किया है? ए बैंडेड। ए बैंडेड मतलब परित्याग। परित्याग मतलब क्या किया है? छोड़ दिया है। अध्याय 17 में और जाएगा तो हम बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका याद करके जाइएगा। आपका धारा आपका
24 पे। धारा 25 देखा जाए, कपट पूर्वक शब्द की परिभाषा दी गई है। कपट पूर्वक कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने कपट पूर्वक कार्य किया है? तो दिमाग अस्थिर रखकर पकड़िएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रवंचना या धोखा देने के इरादे से कार्य करता है तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति कपट पूर्वक कार्य किया है। फिर एक बार समझिए, कपट पूर्वक का मतलब ही हुआ कि धोखा देने का क्या इरादा। अब धोखा देने का इरादा था कि नहीं, इस पर जो दुराचार के मामले आ रहे हैं वह भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण मामले आ रहे हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का और लड़की हैं, लड़का ने ये वादा किया है कि तुम मुझसे रिलेशन बनाओ, मैं तुमसे विवाह करूंगा। अगर लड़की इस विश्वास पर कि ये विवाह करेगा आपका सहमत होते हैं तो ये सहमति वैध नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मिस्टेक का फैक्ट यानी कि तथ्य का भ्रम दिखाकर सहमति पाई गई है। लेकिन अगर लड़की को ये विश्वास था कि ये विवाह हमसे नहीं करेगा, तब तो भाई दुराचार का अपराध नहीं होगा। बार बार सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में ताज़ा ताज़ा या नए नए डिसीजन दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर बैक होइए, आपका धोखा देने का इरादा था कि नहीं? तो धोखा एक ऐसा शब्द है, फ्रॉड एक ऐसा शब्द है जो टाट में भी आएगा, आईपीसी में भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा, लगभग हर एक जगह मिलेगा। तो हल्का हल्का सा ही 2-2 मिनट बता, 2-2 लाइन आपका। कपट शब्द की परिभाषा सर्वप्रथम संविदा अधिनियम में डेरी बनाम पिक के वाद में दी गई और जस्टिस हरसैल ने दिया और ये बताया कि धारा 17 में जो कपट दिया गया है संविदा अधिनियम में, कपट तब होगा जब धोखा देने का क्या हो, इरादा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, धोखा देने का इरादा नहीं था, फिर भी दूसरे पक्षकार को धोखा हो गया, तो ये फ्रॉड न मानकर क्या माना जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि मिथ्या व्यपदेशन या दुर्व्यपदेशन, धारा 18। कपट दो प्रकार का होता है, एक जनरल या साधारण और दूसरा चुप्पी द्वारा। चुप्पी यानी कि मौन द्वारा, यानी कि साइलेंट होकर, चुप्पी द्वारा। तो 5। अब आइए आगे देखा जाए, कपट अपकृत्य भी हैं। जो व्यक्ति फ्रॉड किया है आप उसके खिलाफ सिविल मुकदमा करके और मुआवजे की मांग कर सकते हैं। तो कपट संविदा में भी आता है, आईपीसी में भी 415 से 420 इत्यादि धाराएं आएंगी फ्रॉड में, चीटिंग। फिर आपका आएगा कॉन्ट्रैक्ट में भी कपट आता है, कई जगह आता है। आगे बढ़ा जाए, 25 आपका 25 के बाद 26 महत्वपूर्ण है, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण बस एक लाइन है, लेकिन इस पर उदाहरण पूछा जाता है। धारा 26 में विश्वास करने का कारण बताया गया है। विश्वास करने का कारण का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो पर्याप्त आधार रखता है, पर्याप्त हेतुक रखता है, उस कार्य को करने का पर्याप्त उसके पास आधार है, तो हम कहेंगे कि रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है। अब देखिए एक उदाहरण, ए रात का माहौल है, एक बस्ती में जाता है, लूट को आसान बनाने के लिए बस्ती में आग लगा देता है, 2 व्यक्ति जलकर मर जाते हैं। ऐसी दशा में ए हत्या के लिए दोषी होगा। क्यों होगा? हत्या के लिए दोषी होगा क्योंकि
आपका ए को विश्वास करने का कारण था कि लोग सो रहे हैं और सोते हुए लोग आग लगाने पर हो सकता है दो चार लोग क्या हो जाएं। माने विश्वास करने का माने सफिशिएंट बेस का होना। क्या आप कार्य कर रहे हैं तो क्या ये पर्याप्त आधार है कि इसका परिणाम ये हो सकता है, तो हम कहेंगे कि आपको विश्वास करने का क्या था कारण। ये उदाहरण जाएगा 39 में जाएगा। ज़्यादा पढ़ना हो तो आप 39 देख सकते हैं एलेस्टेशन। आइए 26 के बाद 27 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। 27 से लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं, यानी कि धारा आपका 27 से भी लगातार एक क्वेश्चन बनता है। पहले पोजीशन समझिए, यानी कि कब्जा या आधिपत्य, तब तो धारा 27 पढ़ाया जाए। देखिए जहाँ तक कब्जे की बात है, आपका कानून पोजीशन या कब्जे को संरक्षित करता है और कब्जे की वापसी के लिए तमाम कानून हैं, लेकिन हमें केवल क्रिमिनल मामलों में थोड़ा रहना है, ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होगा। कब्जे के आधार पर तमाम विवाद होते हैं। कब्जा अशांति का कारण बनता है, अतः कानून आपका कब्जे को संरक्षित भी करता है। तो कब्जे के बारे में क्या क्या प्रावधान है, पहले आपका एक एक करके देखा जाए। पहला देखिएगा तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 देखिएगा, यानी कि 110 देखिएगा। एपीओ और जे दोनों में यूपी में पूछा गया था कि पोजेशन ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है, यानी कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। ये किस धारा में सिद्धांत है, तो एविडेंस की धारा 110 मार्क कराइएगा। यानी कि कब्जा विधि का चौथा अंक कब्जे को दिया जाता है। 10 में से कितना अंक कब्जे को दिए जाते हैं, 9। फिर याद रखिएगा, यानी कि 10 अगर अंक देना है तो 9 अंक कब्जेधारी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का पोजीशन या आधिपत्य है तो जब तक कि स्वामी न मिल जाए या जब स्वामी न मिले तो वह व्यक्ति उस कब्जे के आधार पर उस वस्तु का स्वामी हो जाता है। यानी कि जो रेशनलियस वस्तु होती हैं, स्वामी विहीन वस्तुएं होती हैं, अगर कोई व्यक्ति उसको पाले, उस पर पोजेशन कर ले, तो पोजेशन के आधार पर उसे क्या मिल जाएगा, स्वामित्व। इसीलिए कब्जे को 10 में से कितना अंक दिया गया है, 9। लेकिन कहावत भी कही जाती है, एक बिहारी सब पे भारी। तो एक बिहारी इस 9 पर भारी पड़ेगा। यानी कि जो एक अंक ओनर को दिया जा रहा है, स्वामी को, अगर कोई व्यक्ति आकर ये साबित कर दे कि इसके स्वामी हम हैं, तो भले एक अंक वह रखता हो, ये 9 पर क्या हो जाएगा, भारी। यानी कि इसका मतलब जब तक स्वामित्व साबित न हो जाए, कब्जाधारी ही क्या माना जाएगा, स्वामी। और आपका गुड फाइंडर भी कहा जाता है, रेशनलियस वस्तु कहा जाता है। पिछली बार जे में गुड फाइंडर पर आया भी था, 3-4 क्वेश्चन तो ही बता दिए गए जो पिछली बार ही आए थे। गुड फाइंडर पर केस कौन सा है, तो वह केस है आर मरी का, जुरिस्प्रूडेंस से आया था। फिर कब्जे की रक्षा की गई है। अगर कब्जे को लेकर शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है तो सीआरपीसी में भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर सकते हैं 145 से लेकर 148 तक। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा अप्लाई होगी, 145 से लेकर कौन सी, 148। फिर बैक हुई कब्जे पर कई अपराध ऐसे हैं जो पोजेशन के विरुद्ध होते हैं, जैसे चोरी। चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध है कि कब्जे के विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध।
भले कोई स्वामी हो, उससे मतलब नहीं है। जिसके पास कब्जा है वहां से वस्तु को क्या किया गया हो, हटाएगा। अब देखिए कैसे आपका उदाहरण बनता है। ये एक मालिक है, अपने नौकर को 100 रुपया देता है, कहता है कि जाकर मार्केट से सब्जी लाना। नौकर जाता है तो मालिक पीछे पड़ जाता है, उसके पर्स को मार देता है, यानी कि पर्स चुपके से निकाल लेता है, इस इरादे से कि 100 रुपया की बेईमानी के लिए, 100 रुपया हड़पने के लिए हम नौकर पर मुकदमा चलाएं। तो आप लोग बताइए, स्वामी वही व्यक्ति था, तो क्या कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की चोरी कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, कोई इसमें शक नहीं है। कुछ दशाओं में, यानी कि क्यों कर सकता है? क्योंकि चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपना अपराध न होकर किसके विरुद्ध है? कब्जे के। बताया जाएगा आगे, वो तो संपत्ति के आगे देखिए भाई। इसमें कब्जा दो प्रकार का होता है। इंटरव्यू में भी धारा 27 पूछी गई, इसीलिए इतना हम व्यापक कर रहे हैं। कब्जा दो प्रकार का होता है। एक मीडिएट, मीडिएट का मतलब अव्यवहित। अव्यवहित शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, नोट्स में लिखा है भाई। अव्यवहित माने तात्कालिक। तात्कालिक मतलब पास में। पास में मतलब समीपवर्ती। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, मैं अपने हाथ में इसे रखा हूँ, तो इस पर जो मेरा कब्जा है वह कैसा है? समीपवर्ती है। तो इस कब्जे को हम क्या कहते हैं? इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब हुआ तात्कालिक, यानी कि जिस व्यक्ति के पास कब्जा है, संपत्ति भी उसी व्यक्ति के पास है। तो याद रखिए, इमीडिएट। इमीडिएट मतलब अव्यवहित। अव्यवहित मतलब तात्कालिक। तात्कालिक मतलब समीपवर्ती, निकटवर्ती या पास में। जैसे ये पेन हमारे क्या है? पास में। अगर पेन हम अपने सेवक को दे दें और सेवक को कह दें कि पेन हमारी देख रेख के लिए रखे रहना, तो सेवक का कब्जा न मानकर उस पेन पर हमारा ही कब्जा माना जाएगा। यानी कि वास्तव में कब्जा सेवक रखता है, लेकिन सेवक के माध्यम से मैं कौन रखता हूँ? मैं। इस कब्जे को कहा जाता है मीडिएट। मीडिएट का मतलब व्यवहित कब्जा। व्यवहित यानी कि मध्यवर्ती कब्जा। मध्यवर्ती माने दूरवर्ती कब्जा। दूरवर्ती का मतलब दूसरों के माध्यम से प्राप्त किया गया कब्जा। एक और उदाहरण इस पर देखिए, नौकर का। ये अपने नौकर को 100 रुपया देता है कि तुम सब्जी लेकर आओ। नौकर जाता है, सब्जी लेकर आता है, तो तात्कालिक कब्जा नौकर का है, लेकिन मध्यवर्ती कब्जा नौकर के माध्यम से कौन कब्जा बनाए हुए हैं? मालिक। तो मालिक का कब्जा उस पर कैसा माना जाएगा? व्यवहित की अव्यवहित? व्यवहित। व्यवहित का मतलब ये हुआ कि दूसरों के माध्यम से प्राप्त किया गया कब्जा। देखिए, आपका मीडिएट। मीडिएट मतलब व्यवहित। व्यवहित माने दूरवर्ती। जैसे नौकर रखा है कब्जा, लेकिन कानूनन किसका माना जाएगा? आपका मालिक का। अब आइए आपका 27 शुरू किया जाए। 27 ये बताती हैं कि कुछ दशाओं में पति की संपत्ति पर पत्नी कब्जा रखती है, तो वह पत्नी का कब्जा न मानकर पति का कब्जा माना जाएगा। फिर कुछ दशाओं में अगर लिपिक है, मालिक के लिए कब्जा रखता है, सेवक है, मालिक के लिए कब्जा रखता है, तो ये सेवक और मालिक, सेवक का कब्जा न मानकर, क्लर्क का कब्जा न मानकर किसका कब्जा माना जाएगा? मालिक का। तो आप लोग बताइए, क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है कि 27 में किस कब्जे की बात की गई है? मीडिएट की इमीडिएट?
दूरवर्ती की पश्चात, दूरवर्ती के निकटवर्ती, बताइए। हाँ, तो दूरवर्ती को हम लीगल भाषा में क्या कहेंगे? मीडिएट। मीडिएट को व्यवहित, भाई शुद्ध हिंदी में याद रखिए। ठीक है, बस उसको शुद्ध हिंदी में भी याद रखना है। ये नहीं कि या तो इंग्लिश में मीडिएट देगा या हिंदी में जो देता है आपका दूरवर्ती नहीं लिखेगा। व्यवहित। व्यवहित का मतलब कि नौकर कब्जा रखा है, लेकिन उस सामान पर कब्जा किसका माना जाएगा? मालिक का। इसको समझने के लिए दो तीन उदाहरण जो लगातार पूछे जाते हैं, भाई गलत ना हो मैं फिर बता दूं। ये उदाहरण आपका 90% लोग गलत करके आते हैं, इतनी बार पूछा गया है फिर भी। अब देखिए, आपका 3 उदाहरण मैं बताता हूं, जो आपका कुछ उदाहरण तो 378 में दिए गए हैं, कुछ आपराधिक न्यास भंग में। ध्यान से देखिए। ए अपने सेवक बी को एक प्लेट देता है, और प्लेट आपका देख रेख के लिए न्यस्त करता है। फिर हल्का सा हम चेंज कर रहे हैं, ए अपने सेवक बी को एक प्लेट न्यस्त करता है। तो भले आपको न समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर देख रेख के लिए न्यस्त किया है तो तुरंत 27 धारा पकड़िएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही मालिक ने अपने नौकर को वह प्लेट दे दी हो, लेकिन मालिक उस प्लेट पर कब्जा स्वयं रखता है, और वह मीडिएट माने आपका मीडिएट पोजेशन, यानी कि नौकर के माध्यम से कब्जा कौन रखता है? मालिक। भले मालिक के पास वो संपत्ति न हो, लेकिन कानूनन किसका कब्जा माना जाएगा? मालिक का। अब अगला देखिए। तो इस इसके पश्चात भी प्लेट लेकर फरार हो जाता है, या प्लेट को बेचकर पैसा बना लेता है, यानी कि बी बेईमानी के इरादे से ये सब कार्य करता है। अब यही पॉइंट पकड़ना है कि अगर ये लिखा रहे कहीं आपका ऑप्शन में, उदाहरण में, कि ए ने अपने सेवक को प्लेट क्या की थी? देख रेख के लिए नष्ट की थी, तो चोरी कराइएगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई कब्जा तो सेवक के ही पास है, तो तुरंत धारा 27 अप्लाई करेंगे कि भले सेवक के पास है, लेकिन कानूनन किसके पास माना जाएगा? मालिक के पास। और ये माना जाएगा कि सेवक ने किसके कब्जे से बाहर किया है सामान को, प्लेट को? मालिक। लेकिन अगर देख रेख शब्द क्या हो, हट जाए, और केवल क्या लिखा रहे? न्यस्त किया है। न्यस्त किया है का मतलब ये हुआ कि मालिक ने प्लेट पर से अपना कब्जा छोड़ दिया, नौकर को पूरी तरह कब्जा दे दिया, लेकिन यह बिलीव करके दिया, नौकर पर विश्वास करके दिया कि नौकर इस प्लेट को सुरक्षित क्या करेगा? रखेगा। और नौकर निकला विश्वासघाती, यानी कि विश्वासघात कर दिया और प्लेट लेकर चंपत हो गया। तो देख रेख शब्द न लिखा रहे तब चोरी न मारिए, तो गबन मारना है। गबन मतलब अमानत में खयानत। अमानत में खयानत का मतलब हुआ आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आपका गबन कर देना, अमानत में खयानत डाल देना, यानी कि पैसा हड़प लेना, यानी कि विश्वास को भंग कर देना। इसी को कहा जाता है कौन सा अपराध? आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर एक बार याद रखिए, कोई समस्या हो तो बताइए, ये क्वेश्चन गलत न हो, मैं बता दूं। ये तो लिपिक सेवक पर आया, पति पत्नी पर आई। अब कुछ दशाओं में अगर पति ने अपनी पत्नी को कुछ चीजें रखने के लिए दिया है, तो भले पत्नी के पास वह चीजें हैं, लेकिन कानूनन उस पर कब्जा किसका माना जाएगा?
आपका पति का। इस पर भी खूब समस्या बनता है। 378 में 2-3 उदाहरण हैं, उसी में से यहाँ केवल एक हम बता रहे हैं। देखिए आपका ये एक पति महोदय हैं, अपना कोट पत्नी को रखने के लिए देते हैं। मन मान लीजिए वकील साहब ही हैं, कोट दिए पत्नी को उतार के कि रख दो, तो ऐसी दशा में एक भिखारी आता है या एक जार आता है, पत्नी उस कोट को बिना पति से पूछे भिखारी को दे देती हैं। तो अब भिखारी या जार को भी कोई भी आए, भिखमंगा भी आए, अब यहाँ ये निश्चित ध्यान में रखिएगा कि शब्द आगे पकड़िएगा। अगर भिखारी को इस बात का नॉलेज या ज्ञान था कि ये कोट इनके पति का है और इनको कोट को किसी को देने का हक नहीं है, फिर भी भिखारी उस कोट को पत्नी से ले लेता है, तो ये चोरी भिखारी करता है, क्योंकि ये माना जाएगा कि कोट पति के कब्जे से भिखारी ने क्या किया है, अलग। क्योंकि पत्नी का कब्जा, पति का कब्जा कुछ दशाओं में ये धारा 27 कवर करती है। दूसरा, यदि भिखारी नहीं जानता कि पत्नी को अधिकार नहीं है, यानी कि भिखारी गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि पत्नी को यह कोट देने का अधिकार है, तो भिखारी चोरी के लिए दंडित नहीं होगा। इसी प्रकार जार, अब सद्भावना में भिखारी ने विश्वास किया कि दुर्भावना, वही पॉइंट पकड़िएगा। भिखारी जानता था कि देने का अधिकार नहीं है, तब चोरी, और नहीं जानता था तो भिखारी किसी अपराध का दोषी नहीं। अब ये आपका 27 बताया गया। अब 28 आ जाइए। जहाँ तक धारा 28 की बात है, आपका काउंटर फाइट यानी कि कूटकरण। कूटकरण मतलब नकली, यानी कि एक चीज को दूसरे चीज के सादृश्य बनाना ही कूटकरण कहा जाता है। नकल के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु हूबहू हो, यानी कि सब कुछ मिलता हो। तो जैसे कि नकली सिक्का बना दीजिए, नकली फीस का रसीद बना दीजिए। तो कई लोग ऐसे भी आते हैं, भाई बताया जा रहा है बार बार, कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो एक दो लोग ऐसे भी आते हैं जिनको केवल फीस की रसीद चाहिए, ताकि घर वालों को दिखा सकें कि हम 50,000 रुपया मनोज सर के यहाँ जमा किए हैं और 50,000 घर से क्या कर सकें, ले सकें। लेकिन क्योंकि घर के लोगों को उन पर विश्वास नहीं है, इसी प्रकार एक लड़का आया था और उसके घर से 7-8 बार फोन आ गया कि फिर दिया कि नहीं, दिया कि नहीं। हम भी परेशान हो गए। हम कहे कि उस लड़के को बुलाया, कहे कि भाई क्यों फोन आ रहा है तुम्हारे घर से, भाई इतना हमारे पास समय है कि 7-8 बार हम फोन रिसीव करें फीस के लिए? भाई मना कर दीजिए, आप बता दीजिए कि सर एक बार बता दिए कि फीस मिल गई, तो आप बार बार क्यों? अब उनको ये लग रहा था कि लड़का कहीं उड़ाना दिया हो पैसा, कहीं जाकर किसी होटल में चाय या काफ़ी न पी लिया हो, क्योंकि यहाँ की चाय 5 और वहाँ की चाय कितना रुपया भाई? भाई ताज होटल की चाय तो 500 की है। तो यहाँ कितना का है पीबो वाला? अब तो स्थान भी बता दिया गया। पीबो के बगल में गली है, वहीं बहुत अच्छा चाय काफ़ी मिलता है। तो कितने की चाय है भाई? अब जाना पड़ेगा, हम पिए हैं पैसा दे तब तो पता लगेगा। कितने की, चलिए आगे बढ़ा जाए। भाई काफ़ी तो भाई लोग बताए 40 रुपए की हैं, हमें लगता है चाय 10 या 15 की होगी। हाँ, 15 रुपया। तो भाई बता दीजिए, जानते हैं तो हम भी जाकर, कोई उसमें भाई उसमें कोई ये थोड़े हैं भाई। आपका अच्छे से गर्मी में एसी में बैठिए चाय पिए, उसमें बुराई क्या है? कल तो भाई अरुण भाई खिलाएंगे ही, पिलाएंगे ही, तो कल नहीं जाएंगे, परसों चले जाएंगे किसी समय। तो आगे देखिए भाई, आगे देखा जाए। फिर एक बार बैक हो जाए नकल के लिए। आपका नकल या कूटकरण, नकली याद रखिए,
नकल के लिए ये आवश्यक नहीं है, अर्थात कूटकरण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि जो नकली वस्तुएं बनाई गई हैं वह असली की एकदम हूबहू हो, एकदम समान हो। जैसे पाकिस्तान है या भारत में भी लोग हैं, भारत की नोटों की नकल करते हैं, लाख नकल करते हैं, लेकिन एक पॉइंट कहीं ना कहीं अकल में क्या हो जाती है, चूक। तो जब चूक हो गई तो वही नोट पकड़ ली जाती हैं। स्कैनिंग जब की जाती है तो मशीन बता देगी कि क्या भारत सरकार ने जो नोट छापा है सभी बातें उसमें हैं कि नहीं। अब तो मशीन आ रही है कि उसमें डालिए तो तुरंत वह पकड़ लेगी कि ये नकली नोट हैं कि असली नोट। वैसे तमाम उसमें फीचर हैं जहां आप भी नकली असली का ध्यान रख सकते हैं। फिर एक बार देखिए 28 के बाद 29 देखा जाए, उतना नहीं जाना है। भाई नोटों की भी नकल होते हैं, सिक्कों को भी, दस्तावेजों का भी कूटकरण, वसीयत नकली बना लीजिए, फर्जी आपका कह सकते हैं एविडेंस बना लीजिए, तमाम चीज़ें होती हैं। अब उतना आगे पढ़ाया जाएगा तब। 29 आपका पूछा, धारा 29 आ जाइए। डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जब भी दस्तावेज पढ़िएगा आप एक लाइन में एविडेंस में भी पढ़िएगा, और एविडेंस की कौन सी धारा में पढ़िएगा, 3। तो दस्तावेज ये पूछा गया धारा, दस्तावेज की परिभाषा किस धारा में, 29 आईपीसी में। एविडेंस में किस धारा में, 3 में। तो दस्तावेज में डिटेल में बताया था, एक विद्वान का कोटेशन भी बताया था, वो भी जे में आ चुका है एपीओ में, तो वेस्ट महोदय का। तो फिर एक बार देखिए, किसी विषय को किसी पदार्थ पर, नहीं, किसी विषय को किसी पदार्थ पर, पदार्थ का मतलब हुआ चाहे लकड़ी पर और चाहे कागज पर, चाहे कंप्यूटर पर और चाहे शरीर पर, या चाहे लोहा पर, या चाहे आपका लकड़ी के पटरे पर, सोना चांदी पर, दीवार पर, उस समय मतलब चाहे पेड़ पर ही, या तो अंकों द्वारा या अक्षरों द्वारा या चिन्हों द्वारा अभिलिखित किया गया है, लिखा गया है, और इरादा ये है कि भविष्य में हम इसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग करेंगे या किया जा सकता है। अगर इरादा ये है लिखने का तो उसी को हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। अब आइए बेस्ट महोदय का पहले उदाहरण यहाँ कवर करिए, पूछा जो गया तब और उदाहरण बताया जाए। एक दूधिया है, उसे गिनती नहीं आती, जितना दूध की मात्राएं देता है एक लकड़ी के पटरे पर चिन्ह बनाता जाता है। क्या यह चिन्ह डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं। माना जाएगा तो प्राथमिक साक्ष्य होगा कि द्वितीयक, प्राथमिक, यह नहीं कि द्वितीयक ना मार दीजिए। तो जो अब आइए, किसी विषय को मतलब दूध की मात्रा को, किसी पदार्थ पर मतलब लकड़ी के पटरे पर, तो अंक द्वारा लिखा कि शब्द द्वारा कि चिन्ह द्वारा, चिन्ह द्वारा। और इरादा क्या था कि जब भविष्य में दूध की मात्रा को लेकर क्या उत्पन्न होगा, डिस्प्यूट, तो हम इसे क्या करेंगे, पेश। तो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा कि दस्तावेजी के अनुश्रुत के इनमें से कोई नहीं। तो दस्तावेजी में प्राथमिक साक्ष्य की द्वितीयक, मूल कॉपी की सेकेंडरी, मूल कॉपी भाई उसी का फोटो खींच कर ला दिया गया तो सेकेंडरी भले हो जाए, लेकिन वह पटरा ही स्वयं कोर्ट में पेश कर दिया गया तो आपका मूल कॉपी हुआ। फिर एक बार बैक होइए, आपका देखिए यहाँ से आपका दृष्टांत पूछा जाता है। भाई दृष्टांत याद रखना पड़ेगा, मैं भी 4-5 बता रहा हूँ। चाहे कार्टून बनाइए, चाहे लकड़ी के पटरे पर बनाइए, चाहे लोहे के स्तंभ पर लिखिए, चाहे चमड़े पर लिखिए, चाहे दीवार पर लिखा जाए, धातु पट्ट पर लिखा जाए, समाधि स्थल पर लिखा जाए, पेड़ पर नंबरिंग दे दिया जाए इत्यादि। अब चाहे कागज पत्थर पर लिखा जाए, ये सब क्या माने जाएंगे, डॉक्यूमेंट।
बहुत व्यापक परिभाषा है। और एक केस याद नहीं, कौन सा विद्वान का याद रखना है, वेस्ट का। अब 29A आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को। पहला क्वेश्चन एमपी में तो अंदर से बनाया है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कहाँ परिभाषित आईपीसी में किया गया है, एमपी में आ चुका है, 29A में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बताइए, तो एविडेंस में बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कब मान्यता प्रदान की गई, सन बताइए। 2000 में किस कानून द्वारा, आईटी एक्ट द्वारा। कब से लागू हुआ संशोधन, 17 अक्टूबर। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का मतलब क्या होगा, जो आपका दिया गया है आईटी एक्ट में। तो एमपी में वो धारा पूछ लिया था कि धारा 21 कौन है, धारा 21T, सही है ना। हाँ, टमाटर वाला टाइम भाई। देखिए आपका फिर एक बार देखिए एमपी में क्या पूछा। एमपी में पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा आपका आईटी एक्ट में कहाँ दी गई है। तो बेयर एक्ट में भी लिखा 29 में, तो 21T में। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 21T में दी गई हैं। जहाँ जहाँ आईपीसी में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द आएगा, वहाँ वहाँ ये परिभाषा क्या होगी, काम करेगी। ये समाप्त हो गई परिभाषा। अब धारा 30 आ जाइए। धारा 30 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। धारा 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति दी गई है। अब यहाँ से देखिए लिस्ट आपका है नोट्स में भाई, देखिए तो लिस्ट बनाई गई है कि नहीं भाई। नोट्स में देखिए तो भाई, जो लोग नोट्स रखे हैं, कौन मूल्यवान प्रतिभूति मानी जाएगी, कौन नहीं, एक लिस्ट इसमें आता है। लिस्ट है कि नहीं, उसको लिखवाते हैं भाई, अलग से देख रहे हैं। देख ले रहे हैं भाई, नोट में नहीं तो यहीं लिखवाते हैं भाई, दो चार आपका। तीस, 34, तो पन्ना ही नोट से गायब है, एक पन्ना लग रहा है। हाँ, देखिए भाई आपका एक दो पन्ना देना पड़ेगा अलग से। वो हो सकता है फोटो स्टेट करने में आपका इधर उधर हो गया है, क्योंकि पेजिंग जो हुई है उसमें आपका एक दो पन्ना गायब है, तो उसको हम एक दो पन्ना दे देंगे भाई। उसके लिए अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा। आपका हम देख ले रहे हैं, तो उसको फोटो स्टेट करा के और अलग से सबको, जिनके जिनके नोट्स में नहीं है वही नत्थी कर दीजिएगा, ताकि लिखवाना ना पड़े। वैसे नोट्स में हमने लिखवाया है। अब देखिए, मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब ये हुआ कि ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर किसी को अधिकार मिल जाए, किसी का अधिकार छिन जाए, किसी का अधिकार बढ़ जाए, किसी का अधिकार कम हो जाए, या अधिकार रूपांतरित हो जाए, या कोई धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो जाए, या धन मिल जाए। तो चार पांच उदाहरण बताइए जिससे दायित्व धन संबंधी उत्पन्न होता है, धन मिल जाता है, उसी को वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा जाता है। और ये कवर करेगा अपराध में 383 जब पढ़ेंगे, यानी कि एक्सटार्सन या उद्यापन। तो देखिए आपका दो तीन उदाहरण। ए बी को धमकाता है कि हे बी, अगर तुमने इस पेपर पर ये नहीं लिखा
कि तुम मेरा 5,000 रुपया उधार लिए हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये लिख कर हमें दो। तो जो 5,000 लिख कर कागज पर दिया गया बी द्वारा, क्या वो मूल्यवान प्रतिभूति माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा, क्योंकि उस आधार पर ए बी से कितना वसूल सकता है? 5,000। बताइए, ए ने बी को चेक जारी किया, तो जो ये चेक है, क्या ये मूल्यवान प्रतिभूति माना जाएगा कि नहीं? बताइए, क्योंकि चेक के आधार पर क्या मिल सकता है? धन। जो ड्राफ्ट होता है माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। विनिमय पत्र माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। चेक भी माना जाएगा। आपका वचन पत्र माना जाएगा कि नहीं? माना ही जाएगा। इत्यादि। अब इत्यादि मतलब कितना बताया जाए? लिस्ट आपका देखिए घर पर भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई। लिस्ट एक आपका नोट्स में हम दे देंगे, नोट्स में है। अब इसमें एक क्वेश्चन और अंदर जाकर ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति है या कौन नहीं है। तो प्रयास ये करना है कि 5-5, 6-6 के लिस्ट होगी, उस लिस्ट को क्या करिएगा? प्री के लिए रट्टा मार लीजिए। ये न्यायालय के जो निर्णय आए हैं उस निर्णय पर वह लिस्ट आधारित है, अपने मन से नहीं है। जो जो मूल्यवान प्रतिभूति पर फैसले आए हैं, जिसमें कि कुछ को माना कुछ को नहीं माना, वही बातें समाहित हैं। अब आइए 30 के बाद धारा 31। तो विल परिभाषित है, वसीयत परिभाषित है, यानी कि आपका इच्छा पत्र परिभाषित है। तो 31 में वसीयत। तो वसीयत जान लीजिए, वसीयत का मतलब क्या हुआ? कोई वसीयती विलेख हुआ, यानी कि वसीयत होती क्या है, इच्छा पत्र होती क्या है, विल होता क्या है, ये थोड़ा समझने का प्रयास करिए। किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है जिसके द्वारा वह अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति की व्यवस्था करके जाता है। यानी कि जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास 4 कमरों का मकान है, एक लड़का और एक लड़की है। तो मरने के बाद विवाद उत्पन्न बंटवारा को न हो, तो मरने के पहले ही आपका लिख पढ़कर रजिस्टर्ड करा दिया कि हमारे मरने के बाद ये 2 कमरा आपका पुत्र को और ये 2 कमरा किसको दिया जाएगा? पुत्री को। तो अंतिम इच्छा चुकी है, तो रोज वसीयत लिखिए, लेकिन कौन वसीयत मान्य होती है? जो अंतिम होती है। अब ऐसी दशा में 31 में वसीयत को बताया गया है। अब इसके लिए 4-5 धाराएं कोरिलेट करनी पड़ेंगी, और एविडेंस की जितनी धाराएं कोरिलेट हो रही हैं, बस एक एक लाइन याद रखना है, एक क्वेश्चन वहां से भी बनता है। तो पहले तो आपका आईपीसी देखिए, वसीयत कहाँ डिफाइन स्पष्ट किया गया है? 31 में। वसीयत माने वसीयती विलेख। इसके बाद एविडेंस में पूरी तरह आइए, पहले पढ़िएगा एविडेंस की धारा 41। मैं बता रहा हूँ, वसीयत को प्रोवेट देना। प्रोवेट, प्रोवेट का मतलब वसीयत को प्रशासन पत्र देना। प्रशासन पत्र का मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय ये मान ले कि वसीयत सही है और वसीयत के अनुसार संपत्ति का वितरण किया जाए। याद रखिए, वसीयत तभी लागू होती है जब वसीयत लिखने वाला व्यक्ति क्या होता है? बताइए, जिंदा रहता है कि मर गया? तो मृत्युकालिक कथन बताया गया। जिंदा रहेगा तब मृत्युकालिक कथन एविडेंस में कि जब मर गया हो तब। तो उसी प्रकार वसीयत कब अप्लाई होगी, कब इन्फोर्स होगी? जब वह व्यक्ति मर गया हो। ये याद रखिए। आगे देखिए, तो एविडेंस की पहली धारा कौन को रिलेट करेंगे? 41। अब वसीयत में कम से कम 2 गवाह होते हैं,
यानी कि दो अनुप्रमाणक साक्षी, गवाह ना कहिएगा, आसान भाषा में गवाह है, गवाह कंपटीशन में नहीं देगा। और टेस्टेड विटनेस, तो वसीयत को साबित करने के लिए कम से कम कितने गवाह आ जाएं, ये बिहार झारखंड दोनों में पूछा गया तो काम चल जाएगा। तो एक भी आ जाए दोनों में से तो काम चल जाएगा। तो धारा याद रखिएगा एविडेंस की 68। वसीयत को साबित करने के लिए कितने अनुप्रमाणक साक्षियों को कोर्ट में बुलाना आवश्यक है, तो कम से कम एक। लेकिन कितने होते हैं अनुप्रमाणक साक्षी? दो। तो कौन सी धारा है कि एक भी आ जाए तो पर्याप्त होगा? 68। भाई रट कर जाइए, कौन सी धारा? 68। अब आइए आपका 91 देखा जाए। 91 बताती हैं कि जिन वसीयतों को प्रोवेट मिल गया है, अब वसीयत न पेश करिए, जो प्रमाण पत्र कोर्ट ने दे दिया है प्रोवेट, उसको पेश करिए। और कौन सी धारा है? 91। फिर आपका एक दो धाराएं अभी एविडेंस की बची हैं, ये नहीं कि समाप्त हो गया। एक 93 और दूसरा 100, यानी कि 91 का, परंतु क्या क्या देखिए तो उसमें 91 में कौन था ये प्रोवेट वाला? 91 में पहला है कि दूसरा? दूसरा अपवाद है भाई। जो वसीयत पढ़ेंगे तो हल्का हल्का ही बताना है यहाँ। एविडेंस की धारा 91 का एक्सेप्शन नंबर 2 पढ़िएगा। अब इसके बाद आपका 93 पढ़िएगा। देखिए 93 में कैसे क्वेश्चन बना है। ये वसीयत लिखता है, लेकिन किसको वसीयती संपदा मिलेगी, इस बात का उल्लेख वह वसीयत में नहीं करता, माने वहाँ खाली स्थान छोड़ देता है। तो क्या उस खाली स्थान की पूर्ति के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि जब आप वसीयत लिख रहे थे तो भाई लिख देते कि किसको हम देंगे। अब मरने के बाद पुत्र आ रहा है कि हमें मानते थे हमारा नाम, पुत्री आ रही है हमारी, पत्नी आ रहा है कि हमारी नाम दर्ज किया जाए, ये संभव नहीं है। यानी कि अगर वसीयत में आपका कह सकते हैं कि वह पाने वाले संपत्ति का नाम नहीं है, तो वह वसीयत बेकार है और उसको अब सुधारा नहीं जा सकता। कौन सी धारा में ये दृष्टांत दिया है? 93। इसके बाद 100 भी महत्वपूर्ण है। एविडेंस की धारा 100 बताती है कि जब वसीयत की व्याख्या की जाएगी, विल की व्याख्या की जाएगी, तो ये जो एविडेंस के व्याख्या के नियम हैं ये अप्लाई नहीं होंगे। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों के अनुसार वसीयत की व्याख्या नहीं होगी, तो आखिर व्याख्या के लिए कौन कानून? तो एक अलग कानून है भाई, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, 1925, द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 अंग्रेज बनाकर चले गए और उसके अनुसार वसीयत की क्या की जाएगी? व्याख्या। तो भाई फिर एक बार आगे देखिए, आपका 31 के बाद 32 आ जाइए। धारा 32 आपका पूछा ही गया है, कार्यों के अंतर्गत अवैध लोप आते हैं, हेडिंग ही पूछी गई है। देखिए आपका ये जो 32 और 33 है, इसको फिर अच्छे से तैयार रखिएगा। ये यूपी जे में भी आया और बिहार आपका एपीओ में भी आया था। क्वेश्चन का मॉडल देखिए। पहला क्वेश्चन, कार्यों के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत इलीगल ओमिशन आते हैं, ये किस धारा में है? तो आपका 32 जवाब रहेगा। और कार्य लोप पूछा गया था आपका बिहार में, एक्ट ओमिशन कहाँ परिभाषित है? तो कौन सी धारा? 33। फिर कवर करिए, कार्य के अंतर्गत अवैध लोप आते हैं, कौन सी धारा? 32। कार्य लोप कहाँ परिभाषित है? 33। भाई कम से कम इतना तो याद रखिए।
कार्य मतलब मैं बताया था शाम वाले बैच में भी, कुछ करके, जैसे जेलर हैं और चार डंडा रोज कैदी को मार रहा है तो कुछ कर रहा है, तो ये कार्य हो गया। और अवैध लोप का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति पर कोई विधिक जिम्मेदारी, नैतिक नहीं, सामाजिक नहीं, जैसे चाय पिलाने की जिम्मेदारी नैतिक या सामाजिक है, विधिक नहीं। ये नहीं कि मित्र गए तो आप पीछे से चले गए तो आपको चाय पिला दे, पिला भी सकता है, इनकार भी कर सकता है, क्योंकि ये कैसी जिम्मेदारी है, नैतिक। ये नहीं कि एक मित्र कहीं बैठकर चाय पी रहा है, आप पहुंच जाइए, आप मान लीजिए काफिए पी रहा है 40 रुपये का, अब पैकेट में उसके 50 रुपया हो और आप पहुंच गए तो बात नहीं है, क्योंकि उसकी कैसी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर समझ लीजिए कोई बात करने की विधिक जिम्मेदारी हो, कानून कहता है कि आपको ये करना है और आप उस कार्य को नहीं करते, तो जब नहीं करते उसी को हम अवैध लोप कहेंगे, इलीगल ओमिशन कहेंगे। तो नए लोग दिमाग में ये तो बैठा लें कि जो कार्य करना है उसको न करना ही क्या कहलाएगा, लोप। लोप यानी कि ओमिशन। और अगर कानून कहता है कि करिए और आप नहीं किए हैं तो एक जोड़ दीजिएगा अवैध, वह कौन लोप हो जाएगा, अवैध। तो एक उदाहरण जेलर का ही देखा जाता है। एक जेलर हैं, कानूनन कैदी को भोजन देने के लिए बाध्य हैं, वह कैदी को भोजन नहीं देता, कैदी 15 दिन बाद भूखों मर जाता है, तो जेलर ने कार्य करके कैदी को मार दिया कि अवैध लोप करके। तो अवैध लोप द्वारा हत्या हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। दोनों भी हो सकता है, रोज 4 डंडा मारे और रोटी दे ही ना, या रोटी आधी दे, तो भाई कुछ कार्य किया 4 डंडा मार के, और जो कर्तव्य था विधिक पूरा भोजन देने का तो आधी ही रोटी दिया, क्वार्टर ही दे दिया। तो ऐसी दशा में और 10-15 दिन बाद मर गया कैदी, तो बताइए कुछ कार्य द्वारा कुछ अभय लोभ द्वारा, तो मृत्यु कैसे की गई, कार्य द्वारा कि अभय लोभ द्वारा कि दोनों द्वारा, दोनों द्वारा। तो कार्य में अवैध लोभ शामिल है कि नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेयर एक्ट में कहीं भी केवल कार्य शब्द आए तो दिमाग में बैठाए रहिएगा, वहाँ अवैध लोप अपने आप क्या माना जाएगा, शामिल। जैसे 299 शाम को चल रहा है तो उसमें भी केवल कार्य लिखा है, अवैध लोप नहीं लिखा है, लेकिन 32 के आधार पर वहाँ क्या लिखा माना जाएगा, अवैध लोप। अब यहाँ आपका जो क्वेश्चन आपका जो बना है कि किस धारा के तहत केवल अवैध लोप को दंडनीय बनाया गया है, यानी कि इलीगल ओमिशन को। तो एक धारा कम से कम जो बनी है वो लिखे रही है 491, यानी कि आईपीसी की धारा 491 में कार्य को नहीं बल्कि केवल किसको दंडनीय बनाया गया है, अवैध लोप को, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए धारा आपका 33 को पूछा जाता है एक्ट और ओमिशन, यानी कि कार्य लोप। तो एक कार्य में बहुत से कार्य, एक लोप में बहुत से, यानी कि कार्य मतलब कि कार्यों की आवली, चैन ऑफ एक्ट, और लोप का मतलब लोपों की आवली, चैन ऑफ एक्ट, माने आपका ओमिशन। तो कार्य कराइए, रोज 1 डंडा मारा तब भी और 10 डंडा मारा तब भी, तो आपका ये कार्य हुआ। तो एक कार्य या कार्यों की क्या श्रृंखला या आवली भी, जैसे एक दिन पूरा जहर दे दिया भी मर गया, रोज हल्का हल्का 5 दिन देता है उसके बाद भी मरता है, तब ये कार्यों की क्या हो जाएगी, श्रृंखला। तो बताइए कब हत्या का प्रयास माना जाएगा, जहर लाकर रख लिया है कि पहली डोज जब दे दिया, और जब तक पहली डोज न दे दे तब तक वह क्या माना जाएगा, प्रिपरेशन।
भले 5वीं डोज से व्यक्ति मरा हो तो ये कार्यों की क्या हो गई। पहले दिन भोजन जेलर नहीं दिया, एक लोग, फिर कई बार 1 महीना तक भोजन नहीं दिया, तो 1 महीने तक वह लगातार क्या करता रहा। तो क्या एक लोप में बहुत से लोप शामिल हैं कि नहीं। तो कौन सी धारा कार्य लोप को परिभाषित करती है। 33, भाई रट कर जाइए, दोनों में बना। इसके बाद 34 से 38 अलग पढ़ा जाता है। फिर 39 आ गई स्वेच्छा। 39 से भी क्वेश्चन बनता है। कई जगह आपका स्वेच्छा शब्द कवर करेगा, जैसे कि चोरी माने आपका लूट करेंगे, डकैती, तमाम जगह ऐसे शब्द आएंगे जहां वालेंटी या स्वेच्छा शब्द काम करेगा। तो एक पहले उदाहरण देखा जाए आपका भाई, कल इसको बताया जाएगा, यानी कि 39 से लेकर और 52A तक कल ख़त्म हो जाएगा। 40 से हाँ अधिक भी हो सकता है, क्योंकि इधर तो कम ही है, इधर तो 3-3 2-2 मिनट की धारा ही है। तो कल तो हम लोग अगले अध्याय पर भी आ जाएंगे, दंड पर। वहीं फिर एक बार लास्ट में यहाँ देखिए भाई आपका, यानी कि जो 39 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, भले आप ना समझ पा रहे हो। एक तो जो जे में आया है, इसमें जो इलस्ट्रेशन 39 सेक्शन में दिया गया है वह याद करके जाइएगा। सेम उदाहरण देता है और पूछता है कि कौन सा अपराध हुआ, तो बेयर एक्ट में जो बात लिखी गई है ये उदाहरण दे तो वही मारिए, अपना दिमाग न लगाइए। तो लास्ट में दिया है कि हत्या का अपराध किया तो आप भी क्या मारिए, हत्या। आगे हम बताएंगे। दूसरा नियम जो स्वेच्छा कार्य हैं, कई अपराध ऐसे हैं जो स्वेच्छा से किए गए हैं तो अपराध, और स्वेच्छा से नहीं किए गए हैं तो या तो दंड कम मिलेगा या अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे दुर्घटना है, स्वेच्छा से नहीं किया गया तो दंड कुछ नहीं मिलेगा। एक उदाहरण देखा जाए, लास्ट में एक उदाहरण थोड़ा अच्छा देखा जाए आपका। ये मान लीजिए कि अपने एक रास्ते से जा रहा था, अपने आपका पैकेट में लोडेड पिस्टल रखा था। एक पॉकेट मार था, चोर था, और एक के पीछे लगा था, और जैसे ही मौका पाया एक के पॉकेट में हाथ डालता है पर्स निकालने के लिए, तब तक लोडेड बंदूक का ट्रिगर दब जाता है और ये मारा जाता है। तो आप लोग ये बताइए कि जो ये चोर का कार्य था ये स्वैच्छिक मृत्यु किया कि नहीं। नहीं। तो क्या ये हत्या के लिए दोषी होगा। नहीं, क्योंकि मृत्यु स्वैच्छिक नहीं थी। तो किसके लिए, केवल पर्स से कुछ निकला भी नहीं भाई, पॉकेट से तो निकला नहीं, तो चोरी का क्या प्रयास। अब पर्स निकाल लेता तो चोरी, भाई कुछ निकला नहीं तो क्या होगा। तो ये नहीं कि मर्डर करवा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि धारा 39 काम करेगी कि उसका कार्य क्या नहीं था, वालेंटली या ऐच्छिक या स्वैच्छिक नहीं था। तभी 10 मिनट बाद कॉन्टेक्ट चलेगा भाई, 10-12 मिनट बाद आपका संविदा नियम चलेगा। अभी आपका कल फिर इसको हम 39 को बताएंगे। भाई उदाहरण जरूर याद रखिए, 50% जो आईपीसी में क्वेश्चन आते हैं वह उदाहरण ही आएंगे, मैं बता दूं। और जितने उदाहरण बताए जा रहे हैं ये लिखना नहीं है, दिमाग में बैठाना है कि इसमें क्या हो सकता है। तो कल हम इस चैप्टर को समाप्त